लेक्चर नंबर 9। अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ पास पेपर के पहले सवाल कर लेते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देखते, पास पेपर की एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं जो सवालों की थी। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था कल? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 2। ₹6 million, मार्क्स के साथ नीचे कर लो अगर थोड़ा। ₹6 million वॉज पेड फॉर अ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। वॉज पेड या थोड़ा थोड़ा करके पे करना है, या वॉज पेड? वॉज पेड। ₹6 million was paid for a television advertising campaign that will cover over a period of 6 months। थोड़ी फील करें, वैसे चल जाएगा गुजारा, आप अगर सोचेंगे तो फिर मसला रहेगा। अच्छा, फ्रॉम 1 मई 2013 टू 31 अक्टूबर 2013। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए? तो टीवी पर हमारे हुक्म के मुताबिक कितने अरसे उनको इश्तेहार चलाना पड़ेगा टीवी वालों को? 6 महीने। और 6 महीने के 6 मिलियन दिए, इसका मतलब है शायद हर महीने का 1 मिलियन दिया। द डायरेक्टर बिलीव दैट कैंपेन वुड हेल्प टू अचीव द सेल्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 years। मोहतरम प्लीज, ये 6 महीने अलग बात है और 2 साल अलग बात है। 6 महीने इश्तेहार चलता रहेगा, इस बात को भूल जाएं कि 2 साल फायदा होने, 3 साल आने, 4 साल आने, एडवर्टाइजमेंट की कोई लाइफ नहीं होती। इसलिए बताएं इश्तेहार कितने अरसे चलने हैं? 6 महीने चलने हैं। हमने पेमेंट किस दिन की है? 1 मई को। एंट्रीज करवाएं जरा। 1 मई 2000, 1 मई 2000। यार कई तरीके एंट्रीज करने के, जिस तरीके से मैं करूंगा अगर आपको पसंद आई तो बता दीजिएगा, वरना आपके तरीके से कर लेंगे। क्यों ना ऐसे ही सारी पहले प्री पेमेंट बना लें, क्योंकि सवाल में वाजे लिखा हुआ है 6 पे हो गया। तो 1 मई 13 को सारी प्री पेमेंट बना लें। उस प्री पेमेंट में से कितना खर्चा बुक करें? 30 जून 13 पे खड़े होकर बताएं कितने महीने के इश्तेहार चल गए होंगे? 6 महीने के, 2 महीने के। मई के इश्तेहार चल गए होंगे, जून के इश्तेहार चल गए होंगे, 2 महीने के इश्तेहार चल गए होंगे। एंट्री बताएं इसकी। एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। तो वैसे तो जरूरत नहीं, वैसे भी 2 लिख सकते हैं आप। 6 मिलियन अगर 6 महीने का खर्चा है तो बता दो 2 महीने का खर्चा कितना है? 2 मिलियन। चलें जी, नोट कर लें। फिर इसका पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाते हैं। सेकंड मेथड ये होना था कि आपने एक्सपेंस डेबिट करना था, कैश क्रेडिट करना था, पूरा खर्चे में डाल देना था, और फिर एंड पे आपने एंट्री करनी थी। एक्सपेंस को जो है वो खत्म कर देना था 4 से। एक्सपेंस क्रेडिट प्रीपेड डेबिट 4 से, कुछ इस किस्म की एंट्री बननी थी, लेकिन छोड़ें। आप लास्ट से हाइब्रिड क्लास की फर्स्ट रो में चलेंगे, फिर जब एसी चल जाएंगे तो इधर आ जाएं। अब्दुल्ला इनको बता दें। ओके, अगर नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, पी एंड एल और बैलेंस शीट बनवा दें 30/13 के साल का। उधर एसी चल रहा है। 30/13 के साल का पी एंड एल और बैलेंस शीट। पी एंड एल खर्चा 2 और बैलेंस शीट प्रीपेड 4। एक्सेलेंट, 4। कितनी प्रीपेमेंट रिकॉर्ड की थी? कितनी उलट गई? 2। बकाया कितनी रह गई? 4। नहीं, ये वाला दे दो अभी, शायद ये वाला ना हो।
चार्जिंग केबल। चलें जी आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आसान सा एक सवाल है, इसको पढ़ लेते हैं फिर अब शुरू करेंगे आगे नई चीज़ें। ऑन यकम जनवरी 2012 टॉप फूड्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ मैन्युफैक्चरिंग राइट ऑफ एन एसेट। जी भाईजान नया सवाल, फ्रेश माइंड, ये एसेट परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? परचेज्ड है। ऑन यकम जनवरी 12 टॉप फूड एक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग राइट ऑफ एन असॉर्टेड रेंज ऑफ जूसेस। असॉर्टेड रेंज का क्या मतलब है? डिफरेंट रेंज ऑफ जूसेस, ऑफ एन असॉर्टेड रेंज ऑफ जूसेस एंड आइसक्रीम्स फ्रॉम अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी फॉर 50 मिलियन। बता दें जी ये परचेज्ड इंटेंजिबल है या इंटरनली जनरेटेड? कितने मिलियन का परचेज किया? किससे परचेज किया? फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी, हमारी बला से, जिस मर्जी से परचेज किया। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट क्लॉजेज। अच्छा पहले तो मुझे ये बता दें, एक्वायर्ड तो सारे इंटेंजिबल होते हैं, एक्वायर्ड तो सारे इंटेंजिबल होते हैं, इसको किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? 50 मिलियन पे। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट क्लॉजेज ऑफ द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द टू कंपनीज। द एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 5 years and is renewable for another 5 years at a nominal price। अच्छा जी अब मुझे बता दें एग्रीमेंट कितने साल का है ओरिजिनली और रिन्यूअल अरसा, लेकिन रिन्यूअल होने के बराबर कॉस्ट पे है या ना होने के बराबर? ना होने के बराबर कॉस्ट पे है। अब मुझे आप ये बता दें कि ये जो मैं लाइफ है असल में इसको आप लीगल लाइफ कह दें, जो मर्जी कह दें, असल में हमने हुकूमत से नहीं खरीदा, हमने किसी बंदे से लाइसेंस खरीदा है। तो उस बंदे से इजाज़त मांगी है, उसने कहा यार मेरी चीज़ है 5 साल तक तो इस्तेमाल कर ले, अगर दिल चाहा तो 5 साल और इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर मैं तेरे से 50 मिलियन नहीं लूँगा, फिर शायद मैं तेरे से कोई 1-2 मिलियन ले लूँ, उसके बाद तो चीज़ इस्तेमाल कर ली, कोई मसला नहीं। इसके अलावा सवाल के अंदर और कोई लाइन लिखी नहीं हुई। अगर इसके अलावा सवाल के अंदर लाइन लिखी नहीं तो द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू यूज इट फॉर ईयर्स, तो वो फिर कोई यूजफुल लाइफ चीज होती। लेकिन अभी ऑब्वियसली सवाल के अंदर और कुछ गिवन ही नहीं है, तो ओरिजिनल लीगल लाइफ कितने साल? रिन्यूअल डालें या क्रॉस कर दें, क्योंकि किस पे है, इसलिए कितने सालों पे अमोर्टाइज करेंगे? 10 सालों पे। ओके। द मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैनॉट बी सबलेट। क्या मतलब है इसका? मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैनॉट बी सबलेट। मिसाल के तौर पे नेस्ले वाले कोई और नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, तो नेस्ले वालों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने, उन्होंने हमें कहा यार जूस ना आप हमें बना दिया करो, आप मैन्युफैक्चर करो जूस और आप ही बेचो, जूस का काम थोड़ा अर्सा हम छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो नेस्ले वालों ने हमें जूस बनाने का मैन्युफैक्चरिंग राइट दिया है, क्या ये राइट हम और किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या इसको सबलेट कर सकते हैं, आगे और किसी को किराए पे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ओके। आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट, अब हमने अगर नेस्ले वालों से जूस बनाने का राइट खरीद लिया तो प्लांट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द जूसेस ऑन यकम जुलाई 12। हमने कब जूसेस को बनाना शुरू किया? यकम जुलाई 12 को। अच्छा अब आप मुझे एक चीज बताएं कि एक बंदा यकम मार्च को खरीदे इंटेंजिबल, यकम मार्च को क्या खरीदे? यानी चीजें बनाने का, जूस बनाने का राइट। मशीन उसकी किसी वजह से डिले हो जाए और मशीन उसकी जो है वो यकम अगस्त को आए। आप बता दें अगर आपने जूस बनाने का राइट खरीदा है यकम मार्च को और जूस मशीन से ही बनने हैं, तो मशीन आई यकम अगस्त को, तो बता दें इंटेंजिबल की तो लाइफ 10 साल गुजरती जा रही है ना। मैन्युफैक्चरिंग राइट तो 10 साल बाद खत्म हो जाने। क्या अगला बंदा ये देखेगा हमें कि मोहतरम ये बंदे को मैंने जूस बनाने का राइट दे दिया है, इसके पास मशीन नहीं आई, चलो खैर है आगे बढ़ा दो अरसा? नहीं, उसने फिक्स कितने अरसे का राइट दिया हमें? 10 साल का। एक बात ये, और दूसरी बात, इंटेंजिबल को अमोर्टाइज कब से किया जाता है? जब से अवेलेबल फॉर यूज हो या जिस दिन यूज शुरू हो। मुझे बता दें ये इंटेंजिबल हमें किस दिन अवेलेबल हो गया था? हमारी सुस्ती की वजह से इस राइट से हम वो नहीं बना सकते थे जूस, तो जूस बनाना हमारी मशीन की वजह से डिले हुआ।
तो इनटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज किस दिन से था? 1 मार्च। और यूज किस दिन से शुरू हुआ? बताएं। चीजें अवेलेबल फॉर यूज पे अमोर्टाइज करना शुरू करते हैं या यूज पे अमोर्टाइज करना शुरू करते हैं? अवेलेबल फॉर यूज पे अमोर्टाइज करना शुरू करते हैं। इसलिए इस सवाल के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट हुआ था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नहीं था, वो ये था खरीदी हुई चीज आ गई थी लेकिन इस्तेमाल कब होनी शुरू हुई थी? थोड़ी लेट करके। तो अब देखें जी, 1 जनवरी 12, क्या मैं कह सकता हूं इनटेंजिबल मैंने बाय कर लिया है? अगर बाय कर लिया है तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज अवेलेबल फॉर यूज? लेकिन मशीन लेट आई, कब आई? 1 जुलाई 12 को। तो इनटेंजिबल मशीन बाय की, वो लफ्ज मैंने लिख रहा, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो लफ्ज, मशीन मैंने बाय की। इनटेंजिबल यूज कब से करना शुरू किया? 1 जुलाई 12 से। तो अवेलेबल फॉर यूज कब था? 1 जनवरी 12। और यूज कब से करना शुरू किया? तो ये बात लिखें और अब कंक्लूजन बताएं क्या है। इनटेंजिबल को कब से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे? जब से वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। तो टेंजिबल्स में भी यही होता है, इनटेंजिबल्स में भी यही रूल होता है कि उनको अमोर्टाइज तब से करते हैं या डेप्रिशिएट तब से करते हैं जब से क्या हो जाएं? अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। ओके, अब आप सवाल तो साइड पे रखें, पहले मुझे बता दें 2 जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी 1 जनवरी 12 को और 31 दिसंबर 12 को। सिंपल सी एंट्रीज, 1 जनवरी 12, 31 12 12। इस दिन क्या एंट्री बनेगी? मशीन की तो कॉस्ट वगैरह दी नहीं, मशीन छोड़ें। इनटेंजिबल डेबिट और इधर अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। पकड़ें 50 को, डिवाइड बाय 10, पहले साल की अमोर्टाइजेशन 5। ये 2 जनरल एंट्रीज हैं, कर लें। जी बताओ जल्दी। मैसेज करूँ मैं। ओके, जी अच्छा 10 इयर्स वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर दें। ओके यार, ये तो 10 इयर्स वाली बात तो बड़ी सिंपल है। हमने कहा था कि आपकी जो लाइफ एसेट की द एग्रीमेंट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए आपने लाइसेंस लिया है और रिन्यू कितने साल के लिए हो सकता है? फर्दर 5 साल के लिए। अब सवाल ये है रिन्यूअल को अरसे में लाइफ में डालना है या नहीं डालना? तो उसका जवाब ये है अगर सस्ती रिन्यूअल है तो डालेंगे, सस्ती नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो 5 जमा 5 करेंगे या खाली 5 ले लेंगे? 5 जमा 5 यानी 12 13 14 15 16। इसके लिए हमें 50 मिलियन देने पड़े और 17 18 19 20 21 इसके लिए हमें ना होने के बराबर पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या समझें, ये चीज 5 साल हमारे साथ रहेगी या 10 साल? 10 साल। तो मैंने बताया था स्विमिंग पूल में 4 घंटे का आपने टाइम लिया 10,000 रुपए में और फिर वो कहते हैं 500 रुपए देके 2 घंटे और रह लेना। तो क्या सोचेंगे, 4 घंटे रहेंगे 6 घंटे रहेंगे? 6 घंटे रहेंगे। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन है, वो मैं थोड़ी देर के अंदर आपको जो है वो करवाता हूं। ओके, अब जरा वो नोट्स निकाल लें मेन जो हमारे ऊपर टॉप से चल रहे हैं।
ये नोट्स लेना। अच्छा, मुझे प्लांट एंड मशीनरी की आप क्लासेस बताएं। प्लांट एंड, ये पीपीई की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो क्लासेस बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, ये डिफरेंट क्लासेस बनती हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह उधर क्लासेस बनती हैं, अभी नोट्स में कुछ निकालने की जरूरत नहीं, इसी तरह इधर इनटेंजिबल्स के अंदर भी हमारी कुछ क्लासेस बनती हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारी क्लासेस में ब्रांड्स, लाइसेंसेस और सॉफ्टवेयर्स, कोई राइट्स हो, कोई चीज हो, अवेलेबल हो, मेथड्स हो, जो भी हो, ये क्लासेस बन सकती हैं। ओके, दो तीन चार बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने गौर से सुननी है कि इनटेंजिबल्स में क्लासेस हैं। क्या हमारे पास ब्रांड एक ही होगा या एक से ज्यादा ब्रांड भी हो सकते हैं? क्या हमारे पास टैक्सी चलाने का लाइसेंस भी हो सकता है? क्या हमारे पास असलहा चलाने का लाइसेंस भी हो सकता है? क्या हमारे पास फिशिंग लाइसेंस भी हो सकता है? और क्या हमारे पास फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है? क्या हमारे पास टेस्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है? क्या हमारे पास एसीज को चलाने का कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है? ये सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं हमारे पास। ओके, तो एक क्लास होती है और क्लास के अंदर आगे छोटी 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 कैटेगरीज होती हैं। अब सबसे पहला सवाल मोहतरम यह है कि इनटेंजिबल्स को रीवैल्यू किया जाता है या नहीं, और इनटेंजिबल्स की मार्केट वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। तो मोहतरम IAS 38 कहते हैं इनटेंजिबल्स पे मेरा मशवरा है रीवैल्यूएशन मॉडल ना ही लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि इनटेंजिबल्स ऐसी चीज हैं जिनकी बाजार में कीमत मिलनी मुश्किल ही होती है आमतौर पे, और इनटेंजिबल्स को रीवैल्यू नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक सूरत में इनटेंजिबल्स को रीवैल्यू किया जा सकता है, अगर कोई मार्केट हो जहां पे इनटेंजिबल बिकते हों। अगर कोई मार्केट हो जहां पर इनटेंजिबल बिकते हों। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जी हमारे असलहे का लाइसेंस भी बाजार में बिकता है। असलहे का लाइसेंस हुकूमत ने इजाजत दी है, जो मर्जी खरीदे अगले को बेचे। टैक्सी लाइसेंस भी बिकता है, कोई मसला नहीं, टैक्सी लाइसेंस हुकूमत से ले लें आगे और किसी को बेचें, कोई मसला नहीं इसके अंदर। फिशिंग लाइसेंस भी बाजार में बिकता है। और जिस तरह अमरूद बेचने की मार्केट है, जिस तरह खरबूजे बेचने की मार्केट है, जिस तरह आलू बेचने की मार्केट है, जिस तरह पकौड़े बेचने की मार्केट है, इसी तरह एक बाजार है जहां पे आवाजें लग रही होती हैं, फिशिंग लाइसेंस, फिशिंग लाइसेंस, फिशिंग लाइसेंस, असला लाइसेंस, असला लाइसेंस। अगर इस तरह की मार्केट मौजूद है तो फिर ऐसी मार्केट में एसेट को ले जाएं और ऐसी मार्केट में जाके, इधर देख मेरी तरफ, ऐसी मार्केट में एसेट को ले जाएं और ऐसी मार्केट में जाके एसेट की वैल्यू लगवा लें। अगर इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो उन्हें रिवैल्यू करो, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो उन्हें रिवैल्यू ना करो। अब आप मुझे बता दें, क्या मैं किसी भी इंटेंजिबल को रिवैल्यू कर सकता हूं या सिर्फ उनको रिवैल्यू कर सकता हूं जिनकी मार्केट अवेलेबल है? जिनकी मार्केट अवेलेबल है। मार्केट भी कौन सी? एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट कौन सी होती है? जिसमें 10 साल से कोई बायर नहीं आया, जिसमें 10 साल से कोई सेलर नहीं आया, जिसमें बायर सेलर रेगुलरली आते रहते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि जी मेरा जो है वो एक फिशिंग लाइसेंस है, एक मेरा टैक्सी चलाने का लाइसेंस है और एक मेरा वेपन्स, असलहा चलाने का लाइसेंस है। क्लियर? क्या अब मुझे बताएं, अगर एक्टिव, अच्छा अब मुझे ये पहले तो एक टॉप से ऊपर से चीज बताइएगा कि क्या मैं जो रीवैल्यूएशन मॉडल है वो अगर लगाऊं तो सिर्फ किस किस पे लगा सकता हूं? ब्रांड्स पे भी, लाइसेंसेस पे भी, सॉफ्टवेयर पे भी, मेथड्स पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकता हूं, या सिर्फ उन पर लगा सकता हूं जिनकी एक्टिव मार्केट है, जिनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है उन पे लगा सकता हूं? अगला सवाल मेरा, फर्ज करें इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, फर्ज करें इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, फर्ज करें इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, क्या मैं कह सकता हूं कि हो सकता है इनकी एक्टिव मार्केट लाइसेंसेस की अवेलेबल हो? अब अगर लाइसेंसेस की एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो अगली बात बताइएगा, अगर लाइसेंसेस की एक्टिव मार्केट अवेलेबल है तो मैं इसको भी मार्केट वैल्यू पर रखूंगा, इसको भी मार्केट वैल्यू पर रखूंगा, इसको भी
मार्केट वैल्यू में रखूंगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जब मैं ये डिसीजन लूं कि मैं सारे लाइसेंसेस को मार्केट वैल्यू पे लेके आ रहा हूं तो कोई एक लाइसेंस मेरा ऐसा भी हो जिसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल ना हो? क्या मुझे कोई न्यूक्लियर एनर्जी से खेलने का मौका मिल गया, या मुझे कोई वो क्या कहते हैं लाइसेंस मिल गया सैटेलाइट पे जाने का, कोई भी चांद पे जाने का मुझे लाइसेंस मिल गया, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल ना हो? पॉसिबल है। सारे लाइसेंसेस की एक्टिव मार्केट अवेलेबल होगी या सब में से हो सकता है किसी एक की ना हो? अब इसकी भी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, इसकी भी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, इसकी भी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, इसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल। आप बता दें क्या करें? चारों को उठा के कॉस्ट मॉडल पे ले आएं या तीन को फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल पे पड़े रहने दें और एक को कहें तू कॉस्ट मॉडल पे जा? तो पहली तो बात है, अगर आपने किसी एक क्लास को रिवैल्यू करना है तो उसमें पड़े हुए सब को रिवैल्यू करना है। लेकिन सबको रिवैल्यू करने के अंदर एक मसला आ सकता है। वो मसला बताएं क्या आ सकता है? सब में से किसी एक की मार्केट अवेलेबल नहीं है। आप बता दें बैलेंस शीट में हमारे ब्रांड्स किस पे आ रहे होंगे? कॉस्ट मॉडल पे। फिशिंग लाइसेंस, टैक्सी लाइसेंस, वेपन लाइसेंस रिवैल्यूएशन मॉडल पे। मजबूरी में यूजर को बताएंगे हम, मजबूरी में सैटेलाइट हमने किस पे शो किया हुआ है? कॉस्ट मॉडल पे, क्योंकि सबकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। सिर्फ इस पुत्र की एक्टिव मार्केट अवेलेबल। ये भी किस पे आ रहे होंगे? कॉस्ट मॉडल पे। ये भी किस पे आ रहे होंगे? कॉस्ट मॉडल पे। अगला सवाल मुझे बताइएगा कि इनकी रिवैल्यूएशन कब कब करें? हर साल करें फिशिंग लाइसेंस को, टैक्सी को, वेपन्स को रिवैल्यू। इनकी रिवैल्यूएशन कब कब करें? जल्दी जल्दी जवाब देते रहें, फारिग करते रहें कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी। इनकी रिवैल्यूएशन कब करें? हर साल करें, हर 6 महीने करें, हर 2 साल बाद करें, हर 6 महीने बाद वाले हाथ खड़ा करें, हर साल बाद वाले हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड के अंदर हाथ नजर नहीं आ रहे, हाथों को छुपाया हुआ है। हर साल बाद हाथ, हर साल बाद, हर 2 साल बाद करें रिवैल्यू, हर 3 साल बाद करें। 5-5 साल के इंटरवल सही रहेंगे, हाथ खड़ा करें, 5-5 साल के इंटरवल सही रहेंगे। मोहतरम उसमें स्टैंडर्ड आगे बढ़ा, स्टैंडर्ड ने कहा कि मोहतरम हर साल करो या हर 2 साल करो या हर 3 साल करो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना कि इतना जल्दी जल्दी रिवैल्यू करते रहना कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर रहे। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर रहे। सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको पढ़ाऊंगा, इस वक्त सुनते जाएं, इस वक्त सुनते जाएं और अंदर समोते जाएं। आप कब रिवैल्यू करें? बोले सफिशिएंट रेगुलरिटी से। मिसाल के तौर पे मैं इसमें लैंड की मिसाल देता हूं आपको जो आसान है हमारी। इस वक्त हम लाहौर के अंदर ऑनलाइन क्लासों वाले हम बैठे हुए हैं मॉडल टाउन के अंदर। मॉडल टाउन का इलाका एक स्टेबल इलाका है। काफी अरसे से यहां लैंड की प्राइस एक कनाल की जो है वो 15-20 करोड़ पे रुकी हुई है। काफी अरसे से प्राइस 20 करोड़ पे रुकी हुई है। तो यहां हम सोचेंगे बार बार रीवैल्यू कराने की जरूरत नहीं है। बुक्स में भी उतने का पड़ा है, मार्केट में भी उतने का पड़ा है। हर साल वैल्यूअर को पैसे देकर रीवैल्यू कराने के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन आप बहरिया टाउन में चले जाएं, चाहे कराची का हो, चाहे लाहौर का हो, चाहे इस्लामाबाद का हो, बहरिया टाउन में चले जाएं, आप देख रहे होंगे कि उसके अंदर जैसे जैसे घर बनते जाते हैं वैसे वैसे प्लॉट्स की कीमतें भी उधर बढ़ती चली जा रही हैं। तो वो ऐसी मार्केट है जिस मार्केट में आपको ज्यादा रेगुलरिटी से रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। हो सकता है मॉडल टाउन वाले प्लॉट को आप 3 साल बाद रिवैल्यू कर रहे हो, लेकिन बहरिया टाउन वाले प्लॉट को आप 1-1 साल बाद रिवैल्यू कर रहे हो। तो बता दें रिवैल्यूएशन कब होनी चाहिए? साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या इतना फ्रीक्वेंटली होती रहे कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क ना आए। स्टैंडर्ड ने कोई इसके बारे में नहीं कहा कि मस्ट है हर साल रिवैल्यू करो। और अगली और आखिरी बात मुझे यह बता दें कि सफिशिएंट रेगुलरिटी से रिवैल्यू तो होता रहे। अगली और आखिरी बात मुझे बता दें कि इंटेंजिबल्स को सफिशिएंट रेगुलरिटी से कैसे वैल्यू करें। 2001 में इसकी वैल्यू लगवा ली, 2002 में इसकी वैल्यू लगवा ली, 2003 में इसकी वैल्यू लगवा ली। स्टैंडर्ड कहता है पागल ही होए, आप साइमल्टेनियसली सबकी फेयर वैल्यू लगवाओ। 2001 में सबकी फेयर वैल्यू लगवा लो, फिर 2003 में सबकी फेयर वैल्यू लगवा लो। अब ये तो नहीं कि दिल चाह रहे 2001 में इसकी वैल्यू लगवा रहे हो, 2004 में इसकी वैल्यू लगवा रहे हो, 2006 में इसकी वैल्यू लगवा रहे हो, अपने अपने जो है वो इरादे चला रहे हो। तो रिवैल्यूएशन कब कब होनी चाहिए? साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन कब कब होनी चाहिए? साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। और चलते 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 चंद साल बाद पता चला कि इसकी भी एक्टिव मार्केट खत्म हो गई है। अब क्या करें? इसको भी उठा के कहां ले आए? कॉस्ट मॉडल के ऊपर छा गए आप लोग। अब ये 6, 7, 8 बातें जो हैं जरा जल्दी से बता दें। पहली बात, किस किस इंटेंजिबल को रिवैल्यू करना है? जिसकी एक्टिव मार्केट, इनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं, इन तीनों को किस पे रखना है?
जब एक क्लास पूरी को जब रीवैल्यू करना है तो फिर पूरी क्लास को करना है, फिर ये नहीं है कि इनमें से चंद चीजों को कर लिया चंद को ना किया। हाँ वो अगर किसी की फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं तो उसे मजबूरन किस पे रख लें, कॉस्ट मॉडल पे, और इन बाकियों को फेयर वैल्यू मॉडल पे। अगला सवाल, कितने कितने अरसे बाद रीवैल्यू करते रहे, इनके बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बस सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ रीवैल्यू करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस साल दिल चाहे इसको रीवैल्यू कर दें, जिस साल चाहे इसको कर दें, जिस साल सबको बेहतर है कब रीवैल्यू करें, साइमल्टेनियसली। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो जाते जाते दिया था वो अगर किसी को याद हो, अगर किसी की फेयर वैल्यू खत्म हो जाए कल कला को चल के, तो उसको भी बहालत मजबूरी उठा के किस पे ले जाएं, कॉस्ट मॉडल के ऊपर ले जाएं। अच्छा, अगली बात आपने जो है वो दिमाग की खिड़कियां जो है वो खोल के सुननी है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपने जो है वो IAS 16 में पढ़ा? क्या कॉन्सेप्ट है ये? रेजिडुअल वैल्यू। जब एसेट जो है वो हमारा 10 साल 15 साल इस्तेमाल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर, ये रिवैल्यूएशन की बात हो रही थी, इस वक्त कोई और बात हो रही है रेजिडुअल वैल्यू की। जब 8-10 साल के बाद हमारा एसेट जो है वो फारिग हो जाता है तो हम रेजिडुअल वैल्यूज की लेते हैं, और बल्कि शुरू में ही अंदाजा लगा लेते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अब मोहतरम, ये IAS 38 कहता है, रेजिडुअल वैल्यू पे मैंने आज तक डिस्कशन नहीं की थी, IAS 38 कहता है इनटैंजिबल्स की रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है। इनटैंजिबल्स की रेजिडुअल वैल्यू, कोई इनटैंजिबल्स की रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती। ब्रांड आपका एंड पे फारिग हो जाता है, मुझे नहीं पता कहता है बिकता है, आपके सॉफ्टवेयर फारिग हो जाते हैं, अनइंस्टॉल करने पड़ते हैं, आपके लाइसेंसेस हुकूमत को आप जमा करा देते हैं वापस, कोई कहीं नहीं बिकते। ये दो सूरतों में, अनलेस दो सूरतों में आपने इनटैंजिबल्स की रेजिडुअल वैल्यू को लेना है, दो सूरतों में रेजिडुअल वैल्यू को लेना है। एक वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने की, अगर उस इनटैंजिबल की क्या मौजूद है, अगर मार्केट मौजूद है तो फिर तो आप रेजिडुअल वैल्यू लो, और आप सोचो ये 6 साल इस्तेमाल करूंगा, फलां बाजार में जाकर मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नाउ, एग्जिस्ट एट टाइम ऑफ, बोले एट टाइम ऑफ परचेज भी एग्जिस्ट करे, एंड विल ऑल्सो एग्जिस्ट एट एंड ऑफ लाइफ, और लाइफ के एंड तक वो मार्केट रहे। पता चले उसकी मार्केट खत्म होती जा रही है और आपने 8 साल बाद उसको बेचना है, तो कहां जाके बेचोगे? तो ना सिर्फ आज मार्केट हो बल्कि मार्केट के रहने की भी उम्मीद हो। अगर ये है तो आप फिर इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू 0 लोगे या वैल्यू लोगे कुछ ना कुछ। और एक और बात हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी आपसे कमिटमेंट कर दे, बोले कोई थर्ड पार्टी आपसे कमिटमेंट कर दे, वादा कर दे कि मैं इंटेंजिबल आपसे खरीद लूंगा। अब एक बात जो मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स की रोशनी में आपने जवाब देने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अगर ये तो रेजिडुअल वैल्यू की बात है, रेजिडुअल वैल्यू की, एक होते हैं इंटेंजिबल्स को साल के आखिर में कॉस्ट पे रखना है या मार्केट वैल्यू में, ये अलग बात है, ये अलग बात है। एसेट को साल के एंड पे कॉस्ट पे रखना है या मार्केट वैल्यू पे, ये अलग बात है। चाहे कॉस्ट पे रखे चाहे मार्केट वैल्यू पे रखे, लाइफ के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी, ये अलग बात है। अगर एक थर्ड पार्टी कमिट कर दे कि मेरे मेथड की जो रेजिडुअल वैल्यू एंड पे इतनी है और मैं आपको दे भी दूंगा, या मार्केट के अंदर वो कह दे मेरे ख्याल से आपका मेथड इतने का है, तो क्या थर्ड पार्टी कमिटमेंट पे आप मेथड को रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएंगे या इसको स्टिल कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे? ये जो थर्ड पार्टी कमिटमेंट वाला पॉइंट है, क्या ये कॉस्ट और रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए मैंने आपको बताया है या रेजिडुअल वैल्यू के लिए बताया है? थर्ड पार्टी कमिटमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट किस केस में नहीं है? रीवैल्यूएशन मॉडल के केस में नहीं है। यहां कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट वाली बात नहीं है, यहां थर्ड पार्टी कमिटमेंट वाली बात है। इसकी हेडिंग में क्या दूं? कॉस्ट मॉडल पे रखने चीजों को या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है? ये किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव मार्केट है या नहीं है। अगला सवाल, रेजिडुअल वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी, ये किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, या तो और या तो एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल कोई मसला नहीं।
अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे कमिटमेंट कर दे तो भी आप इसकी रेजिडुअल वैल्यू लेंगे। ये नोट कर लें 1 मिनट लगा के, एंड लेट द स्टेटस। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। चलो अच्छा चल गए हैं, ठीक है ठीक है जी। दूसरी क्लास से किसी नजर आने तो आ जाए। ये कौन से फिजिकल वाले हाइब्रिड में गए हैं और सोच रहे हैं कल से बैठना ही उधर है। एक ने अपना डिसीजन बदल लिया। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ये कल से ना ये वाला एसी भी चलवा दो जी मोहतरम। नहीं, इंटेंजिबल की लाइफ ही खत्म होगी, थर्ड पार्टी नहीं देगी ये मोहतरम। ये होती है इसकी यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ होती है हमने कितना अर्सा चलाना है, अगले को कुछ मिलेगा तो ही वो हमसे खरीदेगा ना, वरना तो नहीं लेगा। रेजिडुअल वैल्यू को करना क्या होगा भाई, फिर जब डिसाइड हो गया रेजिडुअल वैल्यू है तो उसे कॉस्ट में से माइनस करना होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइड बाय लाइफ। बस मकसद उसका ये होगा, और कोई मकसद नहीं होगा रेजिडुअल वैल्यू निकालने का। इसको मूविंग पे करवा दो, ठीक है। उस क्लास में कोई टीए बने हैं तो इधर के एसी जो है वो मूविंग पे करवा दें, उसका विंग जो है वो परिंदे की तरह मूव करे। हाँ अच्छा, एक बात आप इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आपने मुझे उसका जवाब देना है। एक लाइसेंस है, देख लें इनका सवाल सुन लें। एक लाइसेंस है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, हुकूमत ने कहा आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी या नहीं होगी? जल्दी बताएं जल्दी बताएं। उसके दोनों शराइत पूरी नहीं हो रही। भाई का सवाल सुने और बड़े भाई का जवाब सुने। भाई का सवाल छोटे भाई का सवाल था, एक लाइसेंस है जो नॉन ट्रांसफरेबल है, हुकूमत ने आपको लाइसेंस दिया, हुकूमत ने कहा आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर कोई लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल है तो एक्टिव मार्केट में लेके जा सकते हैं या बेच ही नहीं सकते? और दूसरी बात, कोई थर्ड पार्टी कमिट कर भी दे तो पागल तो नहीं होगा वो कमिट कर रहा होगा, वो कमिट भी हमसे नहीं करेगा, तो फिर तो ऑब्वियसली रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर जी? नहीं, वो अलग IFRS 9 है। बच्चों ये भाई एक तीसरा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, डेट इज इम्पेयरमेंट। वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। वो इम्पेयरमेंट क्या है, चलो मैं इसकी तफसील मैंने अभी करनी थी डिस्कस, उन्होंने सवाल पूछ लिया तो उसकी तफसील भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा जी, आपके पास चॉइस ऑफ पॉलिसी है, आपके पास चॉइस ऑफ पॉलिसी है। मुझे बता दें आपके पास चॉइस ऑफ पॉलिसी किस स्टैंडर्ड में होती थी? FR1 की क्लास में किस स्टैंडर्ड में चॉइस ऑफ पॉलिसी होती थी? भाईजान IS2 में क्या चॉइस ऑफ पॉलिसी होती थी? FIFO पे रख लें या वेटेड एवरेज पे रख लें, क्या ये चॉइस ऑफ पॉलिसी होती थी? किसी को याद है एक स्टैंडर्ड था IAS 40? IAS 40 में क्या चॉइस होती थी? या कॉस्ट पे रख लें या फेयर वैल्यू पे रख लें, चॉइस होती थी आपके पास। तो IAS 16 में भी चॉइस है आपके पास, आप या कौन सा मॉडल फॉलो करें? कॉस्ट मॉडल, या कौन सा मॉडल फॉलो करें? रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे तो कॉस्ट मॉडल में आपका एसेट बैलेंस शीट में किस पे नजर आएगा? कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। मिसाल के तौर पे 10 रुपए की कॉस्ट है, 2 रुपए अमोर्टाइज हो गया, 1 रुपए इंपेयर हो गया, बैलेंस शीट में कितने पे नजर आएगा? 7 पे। रीवैल्यूएशन मॉडल डजंट मीन कि आप इसे इंपेयरमेंट टेस्ट से नहीं गुजारेंगे, रीवैल्यूड एसेट को भी इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है। तो रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहते हैं? एसेट किसके ऊपर आए? फेयर वैल्यू पे या रीवैल्यूड अमाउंट पे। तो फेयर वैल्यू आप एसेट की लेंगे,
उसमें से क्या माइनस करेंगे बोले, रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें, रीवैल्यूड अमाउंट, फेयर वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट एसेट की लेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, और क्या माइनस करेंगे, अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। कितने पे आ गया, 46 के ऊपर आ गया। तो इंपेयरमेंट टेस्ट से चाहे कॉस्ट मॉडल वाला एसेट हो चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट हो, दोनों को गुजारा जाएगा, दोनों को गुजारा जाएगा। उसमें फिर डिपेंड करेगा, इंपेयरमेंट की डिस्कशन तो अलग थी, चाहे इधर वाला एसेट हो चाहे इधर वाला एसेट हो, इंपेयरमेंट की डिस्कशन अलग थी। वो क्या थी, अगर ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ पता नहीं है तो फिर तो उसको आप अमोर्टाइज ही नहीं कर रहे होगे, तो फिर उसको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार दोगे। और अगर किसी की लाइफ पता है तो फिर उसको अगर कोई इंडिकेशन एग्जिस्ट करेगी तो इंपेयरमेंट लॉस को इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स ना करें, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये ऑर्गेनाइजेशन, फिश, एक एमसीक्यू आया पेपर में, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ब्रांड, हैज अ सॉफ्टवेयर, हैज मेथड्स, दीज थ्री हैव, ऊपर देखें, फिर मैं फिर नोट करने का टाइम दे दूंगा। An organization has a brand, has a software, has a method. These three has no active market. However, this organization has also licenses. Out of 4 licenses, 3 licenses have active market. MCQ के अंदर आपसे पूछा उसने कि tell me the model at which licenses will appear. Tell me the model at which licenses will appear. रिवैल्यूएशन मॉडल जो जवाब लिख के आएंगे उनको वो फेल कर देगा उस सवाल में। और पाइजन चॉइस है, और खुदा के लिए चॉइस ऑफ पॉलिसी है, मर्जी है आपकी कि एक्टिव मार्केट जिनकी अवेलेबल है उनको रखना ही रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, या वहां भी मर्जी है कॉस्ट मॉडल पे रख लें। और भाईजान ये मर्जी है, लेकिन जब इधर मर्जी लगाना चाहेंगे तो लगाएंगे सिर्फ किस पे, जिनकी एक्टिव। तो क्या आप जाते हुए बस स्टैंड पे ये कह रहे होंगे जिनकी एक्टिव मार्केट है उनको रिवैल्यू किया करेंगे? गलत। जिनकी एक्टिव मार्केट है उनको रीवैल्यू कर सकते हैं, बाकियों को रीवैल्यू नहीं कर सकते। बाकी जिनकी एक्टिव मार्केट है भी आपको क्या अवेलेबल है, बोले चॉइस अवेलेबल है। नोट कर लें आप जो जो कुछ आपने करना है तो लिख लें उर्दू में। एक्टिव मार्केट वालों को भी रीवैल्यू तब करना है जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल चाहे, आपका मर्जी आपकी। एक्टिव मार्केट वालों को भी रीवैल्यू तब करना है जब रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करने को दिल चाहे। किसका यार, यहां कहीं बार बार कर रहे हैं। मैं भी कह रहा आज गुजारा करो। अच्छा, आप फिर इधर से ना हाथ खड़े कर देना जब ब्लिंक करेगा। अब आप आ जाए आगे। नहीं, दो सवाल हैं, उनका आपने जो है वो जवाब देने अपनी अकल लगा के, ताकि आपको ये कोई नया कॉन्सेप्ट महसूस ना हो। और इंशाल्लाह 99% लोग सही जवाब देंगे। इससे बिल्कुल हट के बात है और इस कॉन्सेप्ट की बात है। एक इंटेंजिबल है ब्रांड, जो हमने इंटरनली जनरेट किया है।
जो हमने क्या किया है, बताएं ये इंटेंजिबल है या नहीं है। अच्छा, इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हैं? एक्सेलेंट, इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रख सकते। जो इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल और मेथड है, जो इंटेंजिबल पहले दिन से ही इंटरनली जनरेट होने की वजह से इंटेंजिबल ही नहीं माना, तो जब उसको इंटेंजिबल ही नहीं माना तो फिर अगला सवाल ही नहीं राइज होगा, रीवैल्यू किसको करोगे, वो तो किताबों में है ही नहीं, तो उसको रीवैल्यू नहीं करेंगे। तो अपनी अकल से 99% लोगों ने जवाब सही दे दिया था, बाकी 1% ने रुजू कर ली, यानी तौबा कर ली। अच्छा, अगला सवाल फेंकने लगाऊं। जैसे ही आपने कोई इंटेंजिबल खरीदा, उसी वक्त आपने सोचा कि इंटेंजिबल को इनिशियली रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लो, इनिशियली खरीदते ही ना 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 ना, खरीदते ही आपने किस पे रखना है, कॉस्ट पे रखना है। फिर जब ईयर एंड आएगा तब आप उसे किस पे लेके जा सकते हैं, रिवैल्यूएशन। तो खरीदते ही कोई तसव्वुर नहीं है कि एसेट को किस पे ले जाओ, रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर ले जाओ। अच्छा, अगला सवाल, इसका भी जवाब आप खुद देंगे। डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस है, चल रही है। चलें आइए 16 का सवाल पूछें। आइए 16 का सवाल पूछता हूं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ, सेकंड थर्ड फ्लोर बनना है। आइए 16 में क्या इस एसेट को रीवैल्यू किया जा सकता है? ये आइए 16 का जवाब होगा, हमें उससे फिलहाल कंसर्न नहीं। हम जरा आइए 38 में जाके ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। आप एक फॉर्मूला बना रहे हैं, वो फॉर्मूला 70% बन गया, 30% डेवलपमेंट इंशाल्लाह अगले साल होनी है। अंडर प्रोग्रेस डेवलपमेंट को रीवैल्यू किया जा सकता है? अंडर प्रोग्रेस डेवलपमेंट को रीवैल्यू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको भी किताब से भी टिक करवा दूंगा। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आपको एक एसेट मिला है, रीवैल्यू किया जा सकता है या नहीं? अकल लगा के सही सी बात कहते रहे, किया जा सकता है। भाईजान वो बैलेंस शीट में रखा था कलम ने, एसेट डेबिट किया था, जब किया था तो बाद में उसको क्या कर लें, रीवैल्यू कर लें, कोई मसला नहीं। तो गवर्नमेंट ग्रांट वालों को भी रीवैल्यू किया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताएं इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट कॉमन है या अनकॉमन है? अनकॉमन है, इतनी कॉमन नहीं होती इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट क्या होती है? अनकॉमन। ओके, बस ठीक है। अच्छा, इसके बाद है रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज। तो रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज जो है वो हम अगले IAS 12 के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, वो वही है जो आपने FAR 1 के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो ये बात है वो ज़रा आप टिक कर लें सारी किताब से जो हमने पढ़ी है। पेज नंबर कौन सा है? रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल की कहीं हेडिंग दी हुई है, पेज नंबर 12। ये क्या हेडिंग है? मेजरमेंट आफ्टर, क्योंकि शुरू में तो हमने एसेट को किस पे रखना है, कॉस्ट पे। बाद में हमारे पास चॉइसेस होंगी, या कॉस्ट मॉडल पे रखें, या ये चॉइस है, या जिनकी एक्टिव मार्केट है उनको हमेशा ही रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, चॉइस है। IAS 38 अलाउज अ बिजनेस टू चूज वन ऑफ टू मॉडल्स। कौन कौन से हैं जी? कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। पेज मिल गया, पेज 12। अच्छा, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या कहते हैं? An intangible is carried at its less accumulation and accumulated impairment loss. An intangible asset is carried at fair value less any accumulated amortization and any accumulated impairment. ये कौन सा मॉडल है? After initial recognition. Fair value shall be measured by reference to active market. Revaluations shall be made with such regularity that at the end of balance sheet date the carrying amount of asset does not differ materially from the, कितनी रेगुलरिटी से करनी चाहिए कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना आए। यार ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं थी, पता नहीं उसने IFRS 13 से उठा के डाल दिया। एक्टिव मार्केट इज अ मार्केट इन विच ट्रांजैक्शंस फॉर द एसेट्स टेक प्लेस सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम टू प्रोवाइड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑनगोइंग बेसिस। काट दें इसको, छोड़े पर क्या करना है। द सेम मॉडल शुड बी अप्लाइड टू ऑल एसेट्स इन सेम क्लास। बताएं मतलब, अगर एक क्लास में एसेट्स हैं तो फिर सब पे क्या लगाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन मॉडल। इफ एन इंटेंजिबल इज इन अ क्लास ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल कैन नॉट बी रिवैल्यूड। इफ एन इंटेंजिबल कैन नॉट बी रिवैल्यूड तो क्या करें? बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस एसेट। दिस एसेट के ऊपर सैटेलाइट वाला लाइसेंस लिख लें,
बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस एसेट। तो द एसेट शैल बी कैरिड एट, किधर है, गया ऊपर है नीचे है, ऊपर है। द एसेट शैल बी कैरिड एट इट्स कॉस्ट लेस accumulated amortization and accumulated impairment loss. The items within a class of intangible are revalued simultaneously. ये कॉन्सेप्ट किसी को याद हो तो बता दे क्या था। जब रीवैल्यू करें तो 31 दिसंबर 12 को तीनों को ही कर लें, ऐसा ना हो फिर एक को लेफ्ट ना कराएं। तो जब रीवैल्यू करें तो साइमल्टेनियसली कर लें, टू अवॉइड सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आगे काट दें बेशक, टू अवॉइड सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वरना तो मिक्सर सा बन जाएगा ना, कुछ चीजें कॉस्ट पे आ रही होंगी, कुछ चीजें उस पे आ रही होंगी, कुछ पुरानी रिवैल्यू पे आ रही होंगी। रिवैल्यूएशन शैल बी मेड विद सच रेगुलरिटी दैट, ये तो ऊपर बात होगी है जैसे रिपीट हो रही है। रिवैल्यूएशन पढ़ लें दोबारा, रिवैल्यूएशन शैल बी मेड विद सच रेगुलरिटी दैट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड द कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटेरियली फ्रॉम इट्स, लेकिन ये बात नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ फेयर वैल्यूज। इसकी मिसाल मैंने आपको इंटेंजिबल की नहीं दी थी। वोलेटाइल मार्केट है बहरिया टाउन की, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। मॉडल टाउन की मार्केट स्टेबल हो चुकी हुई है। जहां वोलेटाइल ज्यादा है मार्केट, उधर ज्यादा रिवैल्यू करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ, ज़बानी किसी को याद हो, दो चीजों को मैंने कहा था अभी रिवैल्यू नहीं करना। रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ, जो चीजें इंटरनली जनरेटेड ब्रांड वगैरह हैं उनको रिवैल्यू नहीं करना, क्योंकि वो इंटेंजिबल ही नहीं है तो रिवैल्यू काहे का करना। और दूसरा, पहली दफा जब एसेट खरीदेंगे तो द रिवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल डेट हैव नॉट प्रीवियसली बीन रिकॉर्डेड एज एसेट। मिसाल लिखें वरना भूल जाएंगे। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, तो वो उधर कौन से ब्रांड है जो मैंने फिर लिखे हुए थे, वो परचेज होंगे। तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को रिवैल्यू इसलिए नहीं कर सकते कि किताबों में था ही नहीं शुरू से। The revaluation model does not allow the initial recognition of intangible assets at amount other than cost. ये revaluation मॉडल मना करता है कॉस्ट के अलावा चीजों पे रखने पे। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है, किस पे रखें चीजों को, कॉस्ट पे रखें। कॉस्ट पे कब कब कब, इनिशियल रिकॉग्निशन पे। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को जो ये वाला अगला आ रहा है ना, इसको सिर्फ एज इट इज टिक कर लें। ये मैंने आपको अभी ज़बानी जो है वो बता दिया है। इफ ओनली पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल इज रिकॉर्डेड, इसकी मिसाल अभी दी है। इफ ओनली पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल इज रिकॉर्डेड, एक्सेलेंट। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, येलो वाले की मिसाल डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को भी आपने रिवैल्यू करना है या नहीं रिवैल्यू करना। If only part of cost of intangible is recorded as an asset, because asset did not meet the criteria for recognition until part way through the process, यानी development in progress, the revaluation model may be applied to the whole of asset. लिखें when it is complete, whole of asset पे लगाएंगे when it is complete। बस ये ज़बानी याद रखिएगा, ये वाले स्टैंडर्ड के पैराज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको टिक करने बैठ जाएं। ये ढूंढने पड़ेंगे स्टैंडर्ड में, टाइम लगेगा। ये इन बातों को ज़बानी याद रखें जितनी भी आज की हैं। रिसर्च डेवलपमेंट की एग्जांपल्स और SIC 32 की एग्जांपल्स वो ज़रूर आपने स्टैंडर्ड से हाईलाइट करनी है। नहीं इंटरनली जनरेट नहीं होगा। कंप्लीट होने के बाद वो वाली डेवलपमेंट जो ब्रांड की नहीं है, मेथड की नहीं है, जो किसी फॉर्मूले की है, किसी और चीज़ की है, वो वाली की मैं बात कर रहा हूँ। और आखिरी बात, also the revaluation model may be applied to intangible that was received by way of government and recorded at nominal amount। nominal amount वाले को भी आप रिवैल्यू कर सकते हो। दो चॉइसेस थी ना, या तो नॉमिनल अमाउंट पे रख लें या फेयर वैल्यू। कहते हैं दोनों को रिवैल्यू कर सकते हो, मेरी नजर में कोई मसला नहीं, नॉमिनल वाले को भी रिवैल्यू कर सकते हो। अगले पैरे को काट दें, कोई जरूरत नहीं। कहते कुछ इंटेंजिबल्स की मार्केट वैल्यू फेयर वो एक्टिव मार्केट होती है, कुछ की नहीं होती, छोड़ें फिर काटें इसको। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था जो इस बात में लिखा हुआ है। 2-3 साल वेपन्स की एक्टिव मार्केट अवेलेबल थी, 2010, 11, 12 में अवेलेबल थी। अब 13, 14, 15 चल रहे, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आप बता दें 13, 14, 15 में कॉस्ट पे रखें या लास्ट फेयर वैल्यू पे? लास्ट फेयर वैल्यू पे रखें, क्योंकि लास्ट दफा रिवैल्यू तो हो गया है, तो लास्ट रिवैल्यूएशन पे रख के इसको अपनी किताबों में रखते रहें। और जब कभी फिर एक्टिव मार्केट दोबारा आ जाए
तो बता दें एक्टिव मार्केट जिनकी अवेलेबल हो उनको एक्टिव मार्केट पे ले जाएं, जब कभी रुक जाएं उनको भी रोक दें, और जब कभी दोबारा मार्केट आ जाए, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल कैन नो लॉन्गर बी, समझ आई बात? इफ फेयर वैल्यू कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू, इसका क्या मतलब है? पहले मेजर हो रही थी तो अब नो लॉन्गर बी मेजर्ड है ना। ये वो तो नहीं है कि सिरे से ही नहीं मिल रही फेयर वैल्यू, एक्टिव मार्केट सिरे से नहीं मिल रही। तो पहले एक्टिव मार्केट थी लेकिन अब क्या हो गई है? द कैरिंग अमाउंट शैल बी इट्स रीवैल्यूड अमाउंट एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन बाय रेफरेंस टू द लेस एनी accumulated depreciation and accumulated impairment loss। ये अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं दिया, ये वाला, इससे अगला पहले पढ़ लें। इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट एट अ सब्सिक्वेंट डेट, बाद में फिर फेयर वैल्यू पता चल जाए, द रिवैल्यूएशन मॉडल इज अप्लाइड फ्रॉम दैट डेट। तो इसको ना इससे लिंक कर लें, 82 को खींच के 84 के साथ ले आए। 82 में क्या बता रहा था, उर्दू में बताएं? पहले मार्केट थी अब नहीं है, और 84 में फिर क्या कह रहे हैं? दोबारा मार्केट आ गई उसकी, तो अब दोबारा उसे क्या कर लें? रीवैल्यू कर लें। ये तो सिंपल लॉजिकल सी बात है, कोई ऐसी याद रखने वाली बात भी नहीं, पेपर में खुद ही याद आ जाएगी ये बात। अच्छा, ऐसी एक मशवरा देते हैं, क्या कहते हैं, कभी भी एक्टिव मार्केट खत्म हो जाए ना इंटेंजिबल की, तो कहते हैं मेरा मशवरा है कि उसे इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजार लो, क्योंकि पता नहीं क्या बने बेचारे एसेट के साथ। ऐसी एक मशवरा दिया, नया सा कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लें। चलते 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 एक्टिव मार्केट थी, चलते 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 एक्टिव मार्केट एकदम खत्म हो गई। खत्म हो गई तो रीवैल्यू तो करना बंद करना ही है, एक छोटी सी एहतियात और कर लें, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें, क्या पता बेचारा एसेट ही पूरा का पूरा क्या हो गया हो, इंपेयरमेंट। तो जब मार्केट गायब हो तो एसेट को क्या कर लें? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें, जरूरी नहीं इंपेयर हुआ हो। द फैक्ट दैट एक्टिव मार्केट नो लॉन्गर एग्जिस्ट फॉर अ रीवैल्यूड इंटेंजिबल मे इंडिकेट दैट एसेट मे बी and it needs to be tested in accordance with IAS 36। ओके, अब जनरल एंट्रीज और ये ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस ये सारा छोड़ें, ये हम करेंगे। अच्छा, ये छोटी सी इंग्लिश की डिस्कशन अगले सफ़े पे है, यूजफुल लाइफ, डेफिनेट इनडेफिनेट। ये भी आई के अपने उठा के ना पूरा स्टैंडर्ड ही छाप दिए, इसको भी 4-5 मिनट में कल कर लेंगे, छोड़ें अब इसको, बस बहुत हो गया। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट तो होगी ना, रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज तो निकल सकती है ना? हाँ जी, हाँ, फिर वो नहीं होगी, फिर आप खाली वो निकाल लो। आपको इंग्लिश में लिख के बताना चाहिए यूजर को कि मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। आपको इंग्लिश में लिख के यूजर को बताना चाहिए कि मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। पॉलिसीज कितनी है? दो। नंबर 1 कॉस्ट मॉडल और नंबर 2 रीवैल्यूएशन मॉडल। चलें, अब थोड़ी सी बोरिंग चीज़ें हो गई आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। उसकी किसी ने डाउनलोड कर ली हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेस्ले की? नहीं की हुई? अच्छा, आज फिर आप जाके ना पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नेस्ले की हैं, ये ज़रा नज़र मारें, नज़र आ जाएंगी। नज़र आ रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट 2019, ये मिल गई पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल जनरल मीटिंग, ये पैकेजेस फैक्ट्री, ये उनके एम्प्लॉयज़ हैं। चलो भाई, जो मर्जी करें यार, हमें क्या, छोड़ो परें, हमने तो फिगरों से खेलना है सिर्फ। ये कौन सा बटन दब रहा है? पेज डाउन का, पेज अप का? पेज डाउन का। अच्छा, साथ वाले से सलाम ले लें उतनी देर। ये उर्दू में भी कुछ बताना होता है यूजर्स को? ये पढ़ा हुआ है, ऑडिट में पढ़ा है, कंपनी लॉ में पढ़ा है? कंपनी लॉ में पढ़ा है। उर्दू में यूजर्स को कुछ बताना होता है?
नोटिस उर्दू इंग्लिश दोनों में देना होता है। किस चीज़ का नोटिस? एजीएम का। उर्दू में भी देना होता है, इंग्लिश में भी देना होता है। न्यूज़पेपर में देना होता है या पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डालना होता है? अच्छा यार, ये एक इंटेंजिबल का नोट हमने वो पढ़ा था जो कि 2 सवालों में हमने किया था क्लास में। कल किया था वेबसाइट, लाइसेंसेस, प्रोडक्ट्स, लंबूतरा सा लंबा सा एक वो था। एक इंग्लिश में भी नोट देना होता है इंटेंजिबल्स का, अंग्रेजी लिख के। ये आज तक आईकैप में कभी नहीं आया। इंग्लिश में देना होता है आपने। ये जो नोट अंग्रेजी में देना होता है ना, ये अंग्रेजी वाला नोट वही IAS 38 का नॉलेज है, आपने यूजर को बता देना है। मिसाल के तौर पे पैकेजेस वाले कहते हैं जी हमारे पास क्या मौजूद है। जो लाइन समझ ना आई मेरे से जरा पूछ लेनी आपने। पैकेजेस वाले कहते हैं एक्सपेंडिचर इनकट टू एक्वायर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सैप भी कोई सॉफ्टवेयर है, एंड डेवलप वेबसाइट्स, हम अपनी वेबसाइट्स खुद भी बना रहे हैं, आर कैपिटलाइज्ड एज, बता दें जी कितने इनके पास इंटेंजिबल्स हैं? 2। नंबर 1, हाँ 3 है, सॉफ्टवेयर, सैप एंटरप्राइज एंड अपनी वेबसाइट, एंड स्टेटेड एट कॉस्ट। कौन सा मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं? क्लियर? ये बातों में से कोई ऐसी नई बात नहीं होगी आपको। कॉस्ट विद मेंटेनिंग द इंटेंजिबल्स, बताएं P&L में फेंकते होंगे या ये कैपिटलाइज करते होंगे? मेंटेनेंस रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। डेवलपमेंट कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रिकॉग्नाइज की जाएंगी? एज एन। ये बातें हम किसको बता रहे हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। व्हेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर, ये कौन से क्राइटेरिया हैं? 6 क्राइटेरिया। जो पैरा नंबर 57 था, 6 था, जो भी था पैरा नंबर वो था जिसमें 6 क्राइटेरिया हैं। कहते हैं डेवलपमेंट को तब एसेट बनाते हैं जब कितने क्राइटेरिया पूरे हों? 6 क्राइटेरिया। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड, ये बात आपको पता है? एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, इंक्लूड एम्प्लॉय कॉस्ट्स, साइंसदानों को तनख्वाह, एंड एन अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ रेलेवेंट ओवरहेड्स। Capitalized costs are recorded as intangible and amortized from the point at which asset is ready for use. Clear? अच्छा, पैकेज वालों अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट का क्या करते हो तुम लोग? कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। ये एक बात थी, आपने मुझे सोच बतानी है। यह रिसर्च खर्चे में चली गई, बुरी वाली डेवलपमेंट खर्चे में चली गई, अच्छी वाली डेवलपमेंट को एसेट में डाल दिया। किसी ने मशवरा दिया डेवलपमेंट जब अच्छी वाली होना शुरू हो गई है तो पुरानी बुरी वाली डेवलपमेंट और रिसर्च को खर्चे से निकाल के एसेट में डाल दो। ये ऐसा कभी हमने क्लास में किया है? नो 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 नो, ऐसा कभी नहीं करना। हालांकि ये एक बड़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लोग देते थे स्टैंडर्ड बनाने वाले को। कहते तुम रिसर्च को कह रहे हो खर्चा, डेवलपमेंट को कह रहे हो बुरा खर्चा। जब डेवलपमेंट अच्छा खर्चा बन गया है तो इसका मतलब है पुरानी वाली डेवलपमेंट भी फिर एज्यूम कर लो अच्छी होगी। कहता है नहीं नहीं नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। जो चीज खर्चे में चली गई वो चली गई। डेवलपमेंट प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज खर्चा, ये कौन सी वाली होगी? बुरी वाली। आर नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट, ये एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं की जाती। अगली डिस्कशन कौन सी है जी? अमोर्टाइजेशन मेथड्स एंड पीरियड्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड यूजिंग द, हालांकि हम वो जो लंबूतरा सा बनाया था उसके नीचे भी लिख रहे थे स्ट्रेट लाइन वगैरह, लेकिन इधर भी इसने लिखा है इंटेंजिबल्स आर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एट द रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 33%. Goodwill and intangible assets that have an indefinite life are not subject to and are tested annually for, क्योंकि आपको पता है जिनकी लाइफ नहीं पता होती उनको हर साल किससे गुजारना पड़ता है? इंपेयरमेंट टेस्ट से। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल्स आर रिव्यूड, ये कॉन्सेप्ट FR1 वाला है, आपको इस क्लास में भी पढ़ाया था। कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी लाइफ इंडेफिनेट होती है, चलते चलते 8-10 साल रह जाती है। कल वाले सवाल में इंडेफिनेट से 4 साल रह गई थी। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल्स आर रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट and adjusted
इफ द इंपैक्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन इज सिग्निफिकेंट। अगर बड़ी अमाउंट्स हैं तो हम एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कल हमने किया था, और आमतौर पे बड़ी अमाउंट्स ही होंगी, हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे। एक सवाल आता है जो कि इंट्रो की किताबों में अभी तक, मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं आई कि आपने उसको सही किया या नहीं किया, अभी तक इंट्रो की किताब में अगर आ रहा है तो वो ब्लंडर है। वो ये कि फुल ईयर अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ सेल। शायद ये अब इंट्रो की किताब से भी निकल गया हुआ है, या आपने कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा जिंदगी में। ये कॉन्सेप्ट एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। क्या मतलब? ये देखो, इनटेंजिबल आपने 3 मार्च को खरीदा और इनटेंजिबल आपने 12 सितंबर को बेचा। अब एक पुरानी किताबों में कॉन्सेप्ट होता था, इस साल भी पूरा अमोर्टाइज करो, डेट को इग्नोर करो, इस साल भी पूरा अमोर्टाइज करो, डेट को इग्नोर करो, इस साल बिल्कुल अमोर्टाइज। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये अब 3 मार्च और 12 सितंबर को कैसे कैटर कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने एक बड़ी वैरायटी मारी है। ये पेपर में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। क्या? अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशंस इज चार्ज्ड फ्रॉम द मंथ इन विच एसेट इज। कहते हैं हम डेट्स पे नहीं जाते, हम 1 मार्च से अमोर्टाइज करना शुरू कर देते हैं, देखी जाएगी। इतना थोड़ा बहुत तो चलते ना यार, इतना थोड़ा। लेकिन ये नहीं कहना कि पूरे साल ही अमोर्टाइज कर दो। लेकिन अगर आपने 3 मार्च को खरीदा है तो कब से अमोर्टाइज करना शुरू कर दो? 1 मार्च से। आसानी क्या होगी कैलकुलेशन में? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 10/12 कैलकुलेशन में 10/12 कर लेंगे, वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। और आखिरी साल फिर क्या करें? आखिरी साल ये लोग क्या करते हैं जरा देखें। एंड नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज इन द मंथ इन विच एसेट इज। जिस महीने एसेट बेचते हैं उस महीने अमोर्टाइज नहीं करते। बताएं किस महीने बेचा? बताएं किस महीने। अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अबू बकर देखो, पॉज कर दो। अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट को जरा रिवाइज कर लें। कोई बहुत पुरानी अकाउंटिंग वालों की किताबें हैं ना, उनमें लिखा हुआ है फुल ईयर अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो ये लोग फिर क्या करते हैं? ये लोग एसेट को इस साल पूरा अमोर्टाइज करते हैं 12/12, इस साल पूरा अमोर्टाइज करते हैं, इस साल सिरे से अमोर्टाइज ही नहीं करते। ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। इसका शॉर्टकट तरीका कुछ लोगों ने निकाला हुआ है। वो ये निकाला हुआ है कि वो ये कहते हैं कि अमोर्टाइजेशन ऑन एडिशंस इज चार्ज फ्रॉम द मंथ इन विच एसेट इज एक्वायर्ड। जिस महीने खरीदा उस महीने अमोर्टाइज कर दो। तो मोहतरम, अगर एसेट की कॉस्ट फर्ज करें 100 रुपया है, एसेट की कॉस्ट चलें 100 रुपया छोड़ें, फैक्टर मिसाल के तौर पे मैंने लगाना है, तो वो 10/12 का लगाऊंगा या 12/12 का? 10/12। मैं 3 मार्च की डेट को इग्नोर कर दूंगा, एज्यूम करूंगा 1 मार्च से खरीदा। इस साल क्या फैक्टर लगेगा? 12/12। बल्कि 12/12 तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ कर देते हैं। और इस साल क्या फैक्टर लगेगा? ये जरा पढ़ते हैं, ये आपने सवाल पूछा, ये जरा पढ़ते हैं। एंड नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज इन द मंथ इन विच एसेट इज। तो कहते हैं जिस महीने इंटेंजिबल डिस्पोज ऑफ होता है उस महीने हम अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करते। तो फिर कब कब करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आसानी के लिए इन्होंने ये कर लिया है। इतनी बहुत ही आसानी एक्सेप्टेबल है क्योंकि डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक अंदाजा ही होती है ना, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं होती। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये पॉलिसी फॉलो कर रही है। ओके, अब यार ये जो अंग्रेजी मैंने आपको सारी पढ़ाई है, ये मैंने कहा पेपर में कभी आई नहीं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर के अंदर ये आ गई है? और आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर के अंदर ये लिख के आनी है, वो लंबूतरा सा नोट जो हमने बनाया था वो बना के नहीं आना? इसके लिए आपने 2 मिनट तक बात नहीं करनी और अटेंटिवली चीज को देखते रहना है। पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीजें कहां कहां नजर आ रही हैं, ताकि सवाल की रिक्वायरमेंट देख के आपको अंदाजा हो सके कि हमने कैसे टेकअप करना है चीज को। मैं चल रहा हूं बैलेंस शीट से। कहां से चल रहा हूं? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये कुछ और है। बैलेंस शीट में मुझे नजर आ रहे हैं इनटेंजिबल एसेट। इसका नोट नंबर कौन सा है? 25। और इनकी वैल्यू जरा याद कर लें, 400
405 मिलियन होगी, हाँ 405 मिलियन, क्योंकि 617 और 000, तो फिर 405 मिलियन बन गई ना। तो 405 मिलियन किसके क्या हैं जी? इंटेंजिबल्स। हमें क्या कह रहे हैं, किस नोट में जाके इसका ब्रेकअप देखो, 25 में। लेकिन मैं तो आपको 25 में लेके ही नहीं गया, मैं आपको बताता हूं जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उधर ना पड़े, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी गुजर गई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी गुजर गई, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ इतना सा पढ़े, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें नोट नंबर 25 ढूंढना है। अच्छा, नोट नंबर 25 की बजाय मैं आपको बता रहा था अभी नोट नंबर 2, मुझे देख लेने दे 2 है या 4 है, एक मिनट। जो मैं आपको पढ़वा रहा था, नोट नंबर 4 पढ़ा था। नोट नंबर 4 का पता नहीं कौन सा पॉइंट था, 4 पॉइंट कुछ याद है किसी को? 4.5 था भाई कह रहे हैं। तो नोट 4 हम तो 25वें में जाना चाह रहे हैं और नोट 4 है। नोट 4 बताएं, अगर पेपर में ये रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर आपको वो अंग्रेजी लिख के आनी पड़ेगी। और वो अंग्रेजी सर लिखनी कैसे है, कैसे लिखनी है, कहां लिखनी है, क्यों लिखनी है, कब लिखनी है, वो सारी बात अभी मैं करता हूं। अगर पेपर में खुदा ना खास रिक्वायरमेंट आ गई, प्रिपेयर समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमारी पॉलिसीज की समरीज बताओ। हम रिसर्च पे एक्सपेंस में डालते हैं, ये हमारी पॉलिसी की समरी है। हम अच्छी वाली डेवलपमेंट को 6 क्राइटेरिया पूरा करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। हम मेंटेनेंस को एक्सपेंस में डालते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। जिस महीने से एसेट खरीदे, महीने के शुरू से ही अमोर्टाइज करना शुरू कर देते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। ये सारी पॉलिसी हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये सारी स्टैंडर्ड ने बताई हैं। हम कॉस्ट मॉडल पे चीजों को रखते हैं, हम इतनी लाइफ के ऊपर चीजों को लेकर रखते हैं। इट इज समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। और ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है हमारी, इसमें 4 में अगर आप देखें, ये कौन सा वाला नोट बन रहा है? 4.5 नोट बन रहा है, ये 5 नोट बन रहा है। और ये किसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज दे रहे हैं? इनटेंजिबल एसेट्स की। और चलते 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 एक हल्का फुल्का सा नोट अगर मेरी नजर पड़ी इन्वेंट्रीज का, तो वो आपको दिखाता जाऊंगा। वो है स्टॉक इन ट्रेड 4.10। स्टॉक को हम रखते हैं कॉस्ट पे या एनआरवी पे, दोनों में से जो चीज लोअर हो। ये हमें पता है, लेकिन हमने फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजर को लिख के बताना है। ये जो नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, ये 10-12 सफ़े ले जाते हैं। ये प्योर अंग्रेजी होती है, इसमें कोई फिगर्स नहीं होती। ये कहते हैं, ये जो अंग्रेजी चल रही है, देखिए, इसे कहते हैं समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इसके बाद देखें, आपको भरे नोट डब्बे डुब्बे आना शुरू हो गए हैं। हम 5वें की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हम डायरेक्ट किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? 25 की तरफ। बस भाई को हल्की सी कोनी मार के उठा दें, 25 में हमने पहुंच जाना है। ओ माशाल्लाह। अच्छा जी, 25 पे पहुंच तो नहीं गए? 25 25 25 25 25 बिस्मिल्लाह 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 सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह। 25 25, ये वो लंबूतरा सा नोट आ गया 25। इसकी कल हमने हेडिंग क्या दी थी? हमने हेडिंग वेबसाइट फलां फलां फलां। इसने लिखा हुआ है गुडविल सॉफ्टवेयर एंड ईआरपी सिस्टम। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की जगह इसने क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। ओपनिंग लेवल हाई होता हुआ लग रहा है अपना आपको, अमोर्टाइजेशन, क्लोजिंग। बीवी तो आपको पता है हर जगह आ जाती है, बीवी आ गई। ओके, अच्छा, अब इन्होंने इधर क्यों नहीं लिखा हुआ कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है? ऊपर लिखा है ना, इधर क्यों नहीं लिखा हुआ लाइफें कितनी हैं? ऊपर लिखा है ना। तो अब बता दें, आज तक क्या आई कैप के किसी सवाल में आपको नजर आया है ऑल्सो राइट डाउन नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज? ये सिर्फ टेस्ट 1 के पहले सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा होगा। जो टेस्ट 1 हमारा होने अगले हफ्ते, उसकी रिक्वायरमेंट में ये लिखा होगा ऑल्सो प्रिपेयर नोट ऑन
तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, आपको दो काम करने पड़ेंगे। तैयार हो क्या आना है आपने उस टेस्ट के लिए? आपको ये लंबूतरा सा नोट भी बनाना पड़ेगा, इसके मेरे ख्याल से 60-70% मार्क्स होंगे, और वो अंग्रेजी लिखने के कितने परसेंट मार्क्स होंगे? 20 से 30% मार्क्स उस अंग्रेजी लिखने के होंगे। ये मैंने आपको लीक कर दिया है, टेस्ट लीक कर दिया, टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी आपको बता दी है। एक ये नोट बनाना होगा और समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना होगा। अब समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बच्चे आके क्लास के बाद टीचर से पूछेंगे कि सर ये हमने याद करनी है और जाके हमने पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, और हम क्या करेंगे? तो उसके जवाब में सर बताएंगे पुत्र ये सारा पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है, पैकेजेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो वो जो दिल धक धक कर रहा था कि डाउनलोड करने, अपलोड नहीं होता इधर, डाउनलोड कहां से होनी है चीजें, तो वो वाला मसला हल हो गया। गुडविल पे क्वेश्चन मार्क लगा लें क्योंकि अभी हमने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी हुई। पेज नंबर 20 किताब में भी सफ़ा ढूंढ लें, मिल जाएगा जिनके पास किताब आ चुकी है, लेट ज्वाइन किया है। और बातें वही, सॉफ्टवेयर एक्वायर किया हुआ है, डेवलप की हुई है, वेबसाइट्स, मेंटेनेंस, पीएनएल आते हैं, और डेवलपमेंट कॉस्ट 6 क्राइटेरिया। अब ये 6 क्राइटेरिया अगर पेपर में लिखने पड़ गए ना तो ये स्टैंडर्ड खोल के लिख देंगे, बस स्टैंडर्ड का पैरा तो पता है ना, स्टैंडर्ड खोल के वहां से लिख देंगे। और उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, और उसके बाद अमोर्टाइज कब से करना शुरू करते हैं? जब से रिसर्च को कहाँ डालते हैं? खर्चे में। डेवलपमेंट को अच्छी वाली हो तो कैपिटलाइज। अमोर्टाइजेशन में आपने देख लेना, कुछ के लिए 10% रेट यूज हो रहा है, कुछ के लिए 15, कुछ के लिए 33। जो भी सवाल के अंदर होगा आप एक रेंज भी बता सकते हैं, और किन चीज़ों को अमोर्टाइज कर रहे हैं, किन को नहीं कर रहे, ये सारी डिटेल है। तो ये हल्की फुल्की बातें याद कर लीजिएगा। इधर खड़े खड़े बेशक वैसे ही मेरे साथ बैठ के ज़बानी याद कर लें। रिसर्च इज चार्ज टू expense, all maintenance expenses are charged to expense, development if meeting the 6 criteria will be, और वो 6 criteria फिर उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे हम स्टैंडर्ड से। if meet these criteria will be capitalized, those intangibles which are not having definite life are not amortized, however they are tested for impairment। अच्छा, एक दफ़ा नोट आया था IAS 16 का, शायद FR1 में, बड़ी पुरानी बात है। उसमें नोट बनाने वाले ने क्या लिखा था, उसमें उसने ऊपर कोई डाटा नहीं दिया हुआ था। उसने कहा था आप नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज बना दो, सिमरी, जैसे मैंने कहा समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज बना दो टेकिंग नेसेसरी अजम्पशंस। इस तरह का एक दफ़ा नोट आ गया था। तो टेकिंग नेसेसरी अजम्पशन क्या है कि हमारी परसेंटेज 10 से 20% है, हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो अजम्पशंस तो आपको पता है आपको देने को आए तो आप पता नहीं क्या क्या अज्यूम कर जाते हैं। तो कहते हैं अगर आपको सवाल में कोई डाटा नहीं मिल रहा और खाली नोट पूछ लिया है तो आपने ये लिख के ही आना है, तो फिर जो मर्जी अजम्पशंस लो, जो मर्जी अजम्पशन लो। हमारे पास लाइसेंस भी हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, हमारे पास फलां भी हैं। तो अगर किसी डाटे के बगैर नोट मांगना चाहेगा तो डाटे के बगैर नोट बनाने में तो आप ज़्यादा माहिर हैं, तो फिर तो अपनी तरफ से नोट बनाना होगा, ये सारा लिख के आ जाएंगे, ठीक है। और डाटा दे के नोट बनाना चाहेगा तो वो इंशाल्लाह टेस्ट के बाद डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये चीज़ें लिख के आनी है ना उसमें। क्लियर? ओके, वो SIC 32 रह गया। SIC 32 में आए, पेज नंबर कौन सा है? अभी तक जो मेरा प्लान है ना, अभी तक कल की क्लास में शीप विल गिव बेबी, अभी तक ये प्लान है। कल की क्लास में IAS 41 शुरू करेंगे, एग्रीकल्चर IAS 41, इसके बेबी के पैदा होने की एंट्री पढ़ेंगे, जनरल एंट्री, कल हमने ये पढ़नी है, ठीक है। घर में जो पैदा होते हैं वो नहीं, जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनके एंट्रीज पढ़े। तो कल तैयार होके आने, बिल्कुल नए कपड़े पहन के। ओके, SIC 32 किस पेज पे है? 16, पेज नंबर 16 पे। क्या एंट्री बनेगी वैसे बेबी पैदा होने की? बेबी डेबिट, बेबी डेबिट, अल्लाह को देंगे कैश, एडवांस क्रेडिट, बेबी डेबिट, माँ क्रेडिट, हाथ धोएंगे।
वापस आ जाएं। SIC 32 अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये लाइन हमारी रह गई थी। एन एंटिटी ऑन वेबसाइट, एंटिटी की अपनी वेबसाइट, एन एंटिटीज ऑन वेबसाइट डेट अराइजेस फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इज फॉर इंटरनल एक्सेस, पेज 16, इज फॉर इंटरनल एक्सेस और इज एन इंटरनली जनरेटेड एसेट दैट इज सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 38। दोबारा पढ़ लें इसका। एंटिटी की अपनी वेबसाइट, चाहे वो इंटरनल एक्सेस के लिए हो, चाहे वो हमेशा इंटेंजिबल होती है, सिवाय उस वेबसाइट के जो सिर्फ किस पर्पस के लिए बनाई गई, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए बनाई। ये बात भी लिखी हुई है। इफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड सोली फॉर प्रोमोटिंग एडवर्टाइजिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स, पेप्सी वाली ना, कल वाली, तो देन एन एंटिटी विल नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट विल जनरेट बेनिफिट। ऑल एक्सपेंस ऑन सच वेबसाइट्स विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। तो इसकी मिसाल आपने लिख ली पेप्सी वाली, जो सिर्फ प्रमोशन पर्पस के लिए थी। ये दोनों बातें कल हुई थी, इनमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसको काट दें, पैरा 9 को। और वेबसाइट को कब एसेट मानेंगे, जब फ्यूचर में बेनिफिट आने हो और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इसको भी काट दें, ये ऊपर कवर होगी, ये बात, ये ऊपर बात कवर होगी है। बस कुछ भी नहीं रह गया था। डब्बे के नीचे क्या लाइन रह गई थी, ये भी वही बात है। अगर छोड़े परे, काट दें, पेज 17 वाली बात भी काट दें, पेज 17 के एंड वाली। अच्छा जी, पेज 18 पे आए, पेज 18 पे ये स्टैंडर्ड का पैरा 119 है, याद नहीं करना। मुझे बता दें इंटेंजिबल्स की क्लासेस, अब बस पढ़ते रहें, खुद ही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते रहें। ब्रांड्स, मेथड्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, ऑपरेटिंग राइट्स, रेसिपीज, फार्मूलाज, मॉडल्स, डिजाइन, प्रोटोटाइप्स, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। ये क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की तरह किन की टाइप्स हैं, इंटेंजिबल्स की। अच्छा, इंटेंजिबल्स के बारे में आपने यूजर्स को क्या क्या बताने हैं, ये इंशाल्लाह आप कल पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं, 1-2 मिनट लगा के। एक सवाल है जो बुक में नहीं है, वो आपका भी टेस्ट है, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, आप उसको जो है वो सॉल्व कर लें। आपने स्क्रीन की तरफ देखते रहने, 1 से 2 मिनट बाद 1-2 मिनट बातें कर लें। एक छोटा सा टेस्ट है, वो दे दें। पढ़ लें जी, ये स्क्रीन से ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल से तस्वीर खींच लें और 5 मिनट लगाइएगा। मुझे इस वेबसाइट की कॉस्ट बता दें। पाँच मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना। कैलकुलेटर पकड़ लें, वेबसाइट की कॉस्ट बताएं। इंशाल्लाह 70-80% सारे सही कर लेंगे। एक 100 रुपये मेरी जेब में इत्तफाकन निकले, फुली डिप्रिशिएटेड है, लेकिन दुकान पे चलेगा। तो वेबसाइट की कॉस्ट बता के ये 100 रुपया ले लें। हाइब्रिड क्लास में से बता दें
ये जैसे बता दें, जो भी बता दें। दानिश मुझे बता दीजिएगा जो भाई आपको कॉस्ट बता दें वेबसाइट की। कितनी भाई? 1 मिनट बाद ऑप्शन खत्म हो जानी है। एक एक करके बोले, हाथ खड़ा करके बोले आप। नहीं, नहीं, कोई एक दो गलती कर रहे होंगे, जल्दी बता दें। 10 वाला कौन है? एक्सेलेंट, 10 10 10, बस खत्म हो गया ऑप्शन। अब ये दे दें। चलें जी, 10 है कॉस्ट, अब निकाल लें सारे। आप मजा ही नहीं रहा, हाथ धोगी यार, सीए करना है कड्डो। 100 रुपए के लिए नहीं, आप तो लाखों रुपए के लिए बनाए हुए हैं। अच्छा, अजवा लिमिटेड ही देंगे, और वापस आ जाए। अजवा लिमिटेड पता नहीं जिंदगी भी इतनी है। अजवा लिमिटेड, अपनी बात कर रहा हूँ, इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ऑन यकम जुलाई 2021 एएल लॉन्च्ड। अच्छा, पुट्ठा सवाल चला है। आमतौर पे सवाल में एंड में बताते हैं लॉन्च कब की है, इधर पहले बता रहे हैं लॉन्च कब की है। तो फिर देख लेते हैं शुरू कब हुई थी। लॉन्च कब होगी वेबसाइट? यकम जुलाई को। एएल लॉन्च इट्स ओन वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल। ये बड़ा कमाल हो गया, अगर आप लोग करीब करीब भी पहुंच गए तो ये सितंबर 2021 का सवाल है। एएल लॉन्च इट्स ओन वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल, ये नई किताब में क्वेश्चन 16 के तौर पर डल जाएगा। एएल लॉन्च इट्स ओन वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। द वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली व्हिच मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑन यकम मे। आप देखें ना, मई जून, बस 2 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। अब जो की डेट्स है ना वो पुठे तरीके से दी हुई हैं, लेकिन मैं सीधे तरीके से लिखूंगा। यकम जुलाई को वेबसाइट क्या हो गई, और यकम मई को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट हो गया, डन। अब अड्डा क्या रह गया? अब कॉस्ट देखते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट फॉर द वेबसाइट्स आर एज फॉलोज। जनवरी से मार्च, जनवरी से जून, मई से जून, जून 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 जुलाई, जुलाई अगस्त। इस सारे डेटे से क्या लग रहा है प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ होगा? सोचे जनवरी में शुरू हुआ होगा ना, जनवरी में शुरू होगा। वो कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस जनवरी को हाईलाइट करके ना इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ होगा? जनवरी को शुरू हुआ होगा। प्रोबेबली यकम जनवरी होगा ना, यकम जनवरी प्रोजेक्ट क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। अब भाईजान इस अरसे में चाहे रिसर्च चले चाहे डेवलपमेंट चले, हमारी बला से इस अरसे वाली रिसर्च डेवलपमेंट कहां जानी है? एक्सपेंस में। और मई जून वाली डेवलपमेंट क्या होनी है? कैपिटलाइज होनी है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? पहले आप महीने देखा करें या पहले खर्चों की नेचर देखा करें? पहले खर्चों की नेचर देखा करें। अभी आपने तरतीब से चलना है और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। छोड़ें परे, पहले जरा खर्चों की नेचर देखें। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, SIC। जी बोलें। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नहीं, एक्सपेंस डेवलपमेंट अभी आपने नहीं बताना। अभी मुझे रिसर्च है या डेवलपमेंट है? रिसर्च है। वैसे तो ये प्लानिंग है, वैसे रिसर्च मुझे अच्छा लफ्ज़ नहीं लग रहा, बल्कि स्टैंडर्ड ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी, लेकिन फिलहाल आपके समझने के लिए सिर्फ इसको क्या लिख रहा हूँ मैं? रिसर्च। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड्स, भाई ये तो मेन आपका खर्चा होता है वेबसाइट बनाने का या कोई भी इंटेंजिबल बनाने का, इसलिए इसमें तो अच्छी बुरी डेवलपमेंट अलग अलग देखनी पड़ेगी, इसलिए इसको अभी साइड पे रखें। आगे चलें। डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, कंटेंट डेवलपमेंट।
ये कहां पे आएगी बोले? डेवलपमेंट। अच्छी बुरी मेरी बला से अभी छोड़ें, इसको किस में डालूं, रिसर्च में या डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट में। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स, ये था कल दिया हुआ था, हाँ। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, ये किस में आया था? ऑपरेशनल में आया था। इसे कहां डालें? ऑपरेशनल खर्चे कहां जाते हैं सारे? एक्सपेंस में, या ऑपरेशनल का लफ्ज लिख लें, जो भी लिख लें। सालाना फीस ऑफ वेबसाइट होस्टिंग, हमारी वेबसाइट कहीं जाके डाटा उसका सेव हो रहे और कोई बंदा उस डाटे को होस्ट करे, लेकिन ये सालाना फी है। सालाना फी सोच के बताएं हमेशा क्या होनी चाहिए? ये तो इसी साल फायदा देगी, इसकी तो बोंगी एसेट बना के 3-4 साल पे मोटाइज करो। सालाना फीस जिस मर्जी नेचर की हो, सालाना हमेशा क्या होगी? एक्सपेंस होगी। सालाना फीस फायदा कितना साल देगी? अगर वेबसाइट ने फायदा 5 साल देना है तो ये सालाना फी कितने साल फायदा देगी? तो इसलिए मजबूरन एनुअल के साथ बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, जो भी एनुअल फीस होती है वो तो हमेशा ही क्या होती है? एक्सपेंस होती है। ये भी एक्सपेंस में चलेगी। ट्रेनिंग हमेशा एक्सपेंस में होती है। डिस्काउंट ऑफर्स फॉर लॉगिंग ऑन द वेबसाइट, जो लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका वेबसाइट की कॉस्ट से क्या ताल्लुक है? इसका वेबसाइट की कॉस्ट से कोई ताल्लुक है? जो लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं आपके बिजनेस का खर्च है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो ये भी किधर चला गया? एक्सपेंस में। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा नजर मार लेते हैं कि एक इसने ना स्टार लिखा हुआ है, स्टार। स्टार का मतलब आपने मुझे बताना है। स्टार का मतलब, स्टार इन सारी बातों के साथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार इन सारी बातों के साथ है। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द मेंशन्ड पीरियड। क्या कोई बता सकते इस साल कितने महीने डिफाइनिंग हार्डवेयर होता रहा? 3 महीने, जनवरी फरवरी। इस साल कितने महीने सैलरीज देते रहे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। इस साल कितने महीने कंटेंट डेवलप होता रहा? 2 महीने। इस साल कितने महीने सर्च इंजन पर रजिस्टर कराया? ये तो मेरे ख्याल से किसी एक ही दिन जाके करा दिया होगा, एनुअल फीस भी एक ही दिन जाके पे कर दी होगी। इस साल कितना अरसा एम्प्लॉयज को ट्रेन करते रहे? 2 महीने। अब अगर इस फिगर को कभी तकसीम करना पड़े तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लेकिन इसको तकसीम ही नहीं करना क्योंकि ये सारी की सारी फिगर क्या है? ट्रेनिंग एक्सपेंस है। क्लियर? और ये भी सारा का सारा एक्सपेंस है जुलाई अगस्त का। अच्छा, फड्डा सिर्फ क्या है? सवाल की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कल की तरह का सवाल है, एक तो कॉस्ट निकालनी है, दूसरा जिन खर्चों को इग्नोर किया उनकी आपने रीजन बतानी है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था, आपने कॉस्ट बतानी है। अच्छा जी, रिसर्च को कहां डाल दूं? एक्सपेंस में। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड जनवरी से जून तक होती रही हैं, जनवरी से जून तक। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। आपको पता है जिस दिन लॉन्च हो जाए उस दिन साइंसदानों को निकाल दिया जाता है। तो हमारे साल में ये 12 महीने खर्चा हुआ या हमारे साल में ये 6 महीने खर्चा हुआ? क्योंकि 1 जुलाई को तो साइंसदानों को निकाल कि भाईजान जाओ वेबसाइट आपसे बनवा ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाल दिया होगा हमने, तो ये 6 महीने का खर्चा है। तो इसका कैपिटलाइज्ड वाला पोर्शन सिर्फ मुझे बताते रहें कैपिटलाइज कितना करना है। इसमें कैपिटलाइज 0 करना है, इसका 6 डिवाइडेड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय मई जून मल्टीप्लाइड बाय 2। गलती से 12 से डिवाइड किसने कर दिया था? 12 से डिवाइड नहीं करना था। क्या आ गया जवाब? 2। कैपिटलाइज करने वाली अमाउंट्स में बाहर लिख रहा हूं 2। आगे चलें जी। मई से जून कंटेंट डेवलपमेंट हुई। कंटेंट डेवलपमेंट अच्छी वाली डेवलपमेंट में जाती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है या नहीं। मई जून में बताएं रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑलरेडी मेट था, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करके कोई सलूक करें या डायरेक्ट इसको अच्छी वाली डेवलपमेंट कह दें। तो ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो गया। अच्छा, अगले सारे खर्चे तो क्या हैं? 0। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, एनुअल फीस, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग। नहीं, 1 मिनट। एक कॉस्ट होती है डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सबर, सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड, कंटेंट डेवलपमेंट, रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन। 1 मिनट 100 रुपये वापस। अच्छा जी, एनुअल फीस कितनी है बोलें? 0.6। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अच्छा जी, टोटल बताएं। 9। और मैंने आपको कितना बताया?
अच्छा, अब आई कैप ने अपने सोल्यूशन में 10 लिखा हुआ है। ये आई कैप के सोल्यूशन अगर मैं खोलूं तो आई कैप ने अपने सोल्यूशन में 10 लिखा हुआ है और इसने रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स को डाला हुआ है कॉस्ट में। तो रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन्स को इसने क्यों कॉस्ट में डाला है? अब मैं तो ईमेल ही कर सकता हूँ आई कैप को। क्राइटेरिया मीट हो गया ना, क्राइटेरिया मीट हो गया यार क्राइटेरिया तो मीट हो रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये यार ये एक मिनट वेबसाइट को चलाने के लिए रजिस्टर कराना जरूरी है। चलो ठीक है, ये आर्गुमेंट हो गया। वेबसाइट को चलाने के लिए रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन, बाय डिफॉल्ट ये खर्चा क्या है? अनलेस इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, अनलेस कि ये किसको मीट कर जाए? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया को मीट कर जाए। अब मेरे ख्याल से दोनों तरफ के आर्गुमेंट लिए जा सकते हैं। उसने शायद ये असम्पशन ली है कि ये किस अरसे में हुआ है यार, लेकिन अगर जुलाई में करवाते तो भी हो जाना चाहिए था। फिर क्या मतलब है नहीं होना चाहिए था? होना तो चाहिए था फिर भी। तो ये थोड़ी सी डिबेटेबल बात है जिसके ऊपर आर्गुमेंट्स दोनों किस्म के दिए जा सकते हैं। बहरहाल ऐसे सवालों के अंदर मोहतरम दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसमें बहस हो सकती है, कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसको एक्सपेंस में भी डाला जा सकता है। आई कैप ने किस वजह से कैपिटलाइज किया, जरा वजह बता दें। क्राइटेरिया मीट हो गया तो आपने डाल दिया है। मैं वैसे इस राय का कायल नहीं हूं। मेरे ख्याल से जो स्टैंडर्ड ने वाज़ेह ट्रीटमेंट दिए ना, पहले उसको करना चाहिए हमें। अनलेस के रजिस्टर वेबसाइट के साथ वाज़ेह तौर पे क्या लिख दे, दिस अलग से इसके साथ लिखे। एक तो पूरे सवाल के साथ तो लिखा ही हुआ है ना, ऊपर इसने पूरे सवाल के साथ लिखा ही हुआ है, लेकिन अलग से अगर इसके साथ लिख देता तो फिर ठीक था। तो इट इज डिबेटेबल। चलें जी, अब टोटल कितना हो गया? 9 हो गया या 10 हो गया? अच्छा, 9 वाले कितने थे? और ठीक है। और 9 वालों ने 9 कब बताया था? अब इसका हल क्या करें? चलें अभी फिलहाल अब इसका कुछ हल देखते हैं। फिलहाल मुझे ये बता दें आज क्या क्या पढ़ा है। मैं सवाल आपको नोट करने देता हूँ, सवाल आपको नोट करने देता हूँ। 1 रुपया डिबेटेबल है, आप जो मर्जी कर दें पेपर में। मुझे एक्सपेंस में डालना ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वाज़ेह एक्सपेंस लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे बता दें क्या क्या पढ़ा है हमने क्लास के शुरू में। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 किया था और रिवैल्यूएशन की लंबी चौड़ी डिस्कशन की है। और किसकी डिस्कशन की है? रेजिडुअल। कोई बंदा ऐसा है क्लास में जो उठने से पहले अपने दोस्त को 8 से 9 बातें रिवैल्यूएशन के बारे में अलग अलग बता दे? वैसे हाथ खड़ा करें, ट्राई करें। 7 से 8 बातें अपने दोस्त को अलग अलग बताएं जो हर बात हर एक से जुदा हो। मिसाल के तौर पे क्लासेस बनाएंगे, क्लास के अंदर जो है वो सारी क्लास वालों को करेंगे और उनको साइमल्टेन। कितने लोग 8 से 9 बातें बता सकते हैं रिवैल्यूएशन के बारे में? चलें, ये आपने बतानी है, फिर कल मैं आपसे पूछूंगा। रेजिडुअल वैल्यू के बारे में, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कितनी बातें? 2। या तो एक्टिव मार्केट हो और एग्जिस्ट करनी हो, या थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो। और क्या पढ़ा है आज? चॉइस ऑफ पॉलिसी तो रिवैल्यूएशन मॉडल में आ गया ना। हाँ, समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये लिखें, समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। दानिश अभी किताब हाथ से नहीं गई, आप वेबसाइट कॉस्ट ये जो है ना इसको खर्चे में डाल दो। अच्छा आगे चलें। अगला कौन सा? डिस्क्लोजर। वो ऐसे ही था बस, हाँ वो ठीक है। इसके बाद जब बुक कभी आएगी, अभी आपके पास नहीं है, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन होगा? 16। ठीक है, होमवर्क कोई नहीं है, ओवर। बल्कि एक छोटा सा सवाल कर लें, 5-10 मिनट का एक सवाल ले लें। क्वेश्चन बैंक के अंदर आप आएंगे, हमारी किताब में एंड पे ना क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पेज 35। जिनके पास किताब आ चुकी है, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 6, वरना नोट से देख लें, पेज 35। 5-10 मिनट का सवाल है, ये कर लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।